बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और जितने पीछे लेक्चर्स हो रहे हैं उनको सिर्फ सीन करने की बजाय ध्यान से सुनते भी होंगे, समझते भी होंगे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके उसे साथ याद भी कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास जो नेक्स्ट लेक्चर है वो सब सेलुलर और आ सेलुलर स्पीशीज़ के हवाले से है। जो सब सेलुलर है या ए सेलुलर है, इनको हम जो है वो नॉन सेलुलर भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉन सेलुलर। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से पढ़ा है, ठीक है ना, जिसमें मैंने आप लोगों को यूनिसेलुलर के हवाले से, मल्टीसेलुलर के हवाले से और कॉलोनियल कैटेगरी के हवाले से बातें की थी। तो वायरस के मुतालिक भी बात मैंने काफ़ी लंबी चौड़ी की हुई है। तो लिहाजा हमारे पास वायरस वह स्पीशी है, वायरस वह स्पीशी। ये बात हमेशा ज़हन में रखना कि जो भी चीज़ सेल पर मुश्तमिल ना हो वो कभी भी ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाती। सिर्फ ऑर्गेनिज्म वो चीज़ें कहलाती हैं जो किसी ना किसी सेल के ऊपर मुश्तमिल हो, चाहे एक सेल हो, दो हो, तीन हो। अब वायरस हमारे पास ऑर्गेनिज्म के मानों में नहीं आता, क्योंकि जो वायरस हमारे पास है वो किसी भी किस्म के सेल पर मुश्तमिल नहीं है। वायरस की जो भी कैटेगरी है, वायरस की क्लास से जो भी ताल्लुक़ रखता है, तो वो हमारे पास जो एंटिटीज़ होती हैं वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाती। इस वजह से वायरस के लिए हमेशा लफ्ज़ जो है वो पार्टिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो वायरस हमारे पास सब सेलुलर भी इसको कह सकते हो, ए सेलुलर भी कह सकते हो, नॉन सेलुलर भी कह सकते हो, क्योंकि वायरस जो है वो किसी किस्म के सेल पर मुश्तमिल नहीं होता। अब जो हमारे पास वायरस है ये कंसीडर्ड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। वायरस को जो है हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो है वो तस्वुर करते हैं। अब कैसे कि वायरस लिविंग कैसे होता है और नॉन लिविंग क्यों? क्योंकि मैंने ओवरऑल बता दिया आपको बात कि हमारे पास वायरस जो है वो किसी किस्म के सेल पर मुश्तमिल नहीं होता। अब ये लिविंग कैसे कब होता है और नॉन लिविंग कब होता है? बेटा मेरी एक बात ज़हन में रखना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना, कोई भी ऑर्गेनिज्म उस सेल पर मुश्तमिल होता है, और सेल हमारे पास उस वक्त तक जिंदा कहलाता है जब तक इसका प्रोटोप्लाज्म जिंदा है। अब प्रोटोप्लाज्म हमारे पास जो है दो चीज़ों के मजमूए के लिए हम ये वर्ड इस्तेमाल करते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को आप जो है वो डीएनए भी कह सकते हो, क्योंकि इसी के अंदर होता है। क्रोमोसोम्स के मीन से भी आप इसको जो है वो कह सकते हो। जीन्स की बेस पर भी बयान कर सकते हो, क्रोमैटिन की बेस पर भी इसको तुम बयान कर सकते हो। ठीक है, न्यूक्लियस। अगर तो किसी सेल में बैक वक्त ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं, न्यूक्लियस भी मौजूद है, साइटोप्लाज्म भी मौजूद है, तो वो सेल हमारे पास जिंदा कहलाता है। अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ एब्सेंट है तो वो सेल जिंदा नहीं कहलाएगा। समझ आ गई मेरी बात की? तो अब ये जो हमारे पास वायरस होता है ना, इससे पहले समझने थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट दे दूं कि वायरस हमारे पास इसके दो पोर्शन होते हैं जो आमतौर पर हम इनकी लिविंग और नॉन लिविंग के लिए साथ लेकर चल रहे होते हैं। ये जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला, ये छोटे छोटे, ये मैंने तो सिंपल इसे लाइन से बना दिया ना, छोटे छोटे इस तरह यूनिट्स इसमें लगे हुए होते हैं। ये होते हैं प्रोटीन। और ये जो हमारे पास प्रोटीन वाला आउटर पार्ट है ना,
इसको हम बोलते हैं कोट। क्या बोलते हैं इसको? कोट बोलते हैं। वायरस का जो बाहर वाला हिस्सा है जो कि प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, इस प्रोटीनिक कोट को हम बोलते हैं कोट। अब ये जो प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, इन प्रोटीन के यूनिट्स को हम बोलते हैं कैप्सोमियर। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। और हर वायरस के अंदर कैप्सोमियर यानी प्रोटीन के इन यूनिट्स की तादाद डिफरेंट होती है। ठीक है। अब ये जो इसका अंदर वाला ये वाला पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं कोर, मींस इनर पार्ट। अब ये जो वायरस हमारे पास है, इसके अंदर वाले हिस्से में या तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मौजूद होता है, ठीक है, या फिर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मौजूद होता है। लगी समझ कि जो आरएनए है ये सिंगल स्ट्रैंड होता है, जस्ट एक धागा होता है, और जो डीएनए होता है ये दो धागे, इसका जिसका मैंने आप लोगों को स्प्रिंग लाइक दिखाया है कि दोनों एक दूसरे में ऐसे बल खाए हुए होते हैं। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की जेनेटिक मटेरियल है, तो ये आरएनए भी हम जेनेटिक मटेरियल के अंदर ही काउंट करते हैं। ठीक है ना। उसी तरीके से जिसमें डीएनए के अंदर जीन्स होती है, इसमें आरएनए के अंदर भी जीन्स होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं। अब ये वायरस जो है जब किसी बॉडी के अंदर एंटर होता है, ठीक है ना, अब सपोज कर लो मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक सरफेस है, लिविंग सरफेस है ये वाली। अब जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर भी डीएनए मौजूद है, सब जानते हैं ना इस बात को। अब एक वायरस जो है ये एक मैं सेल गिन लेता हूँ, सरफेस है कि मेरे पास एक सेल है उसमें डीएनए है। अब वायरस आके इस पर अटैच होता है, ठीक है, इस पर आगे, क्योंकि ये जो नीचे आप लोगों को मैं फाइबर्स दिखा रहा हूँ टेल के साथ, ये अटैचिंग फाइबर्स होते हैं जिसके ज़रिए आके ये जो है वो सेल के अंदर इन अटैचिंग फाइबर को जो है वो जोड़ देता है उनके साथ, और जब जुड़ जाता है तो इसका ये कोट वाला हिस्सा फटता है, ठीक है ना, ये सारा हिस्सा यानी उतर जाता है, और इसमें जो डीएनए या आरएनए होता है कि जहाँ पर अब देखो अटैचिंग फाइबर्स यहाँ पर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर सुराख हो जाएंगे, तो इन अटैचिंग फाइबर वाले हिस्से से जो है इसका आरएनए या डीएनए जो है वो लिविंग बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है। ठीक है। जैसे ही ये आरएनए वायरस का या डीएनए वायरस का किसी लिविंग बॉडी के अंदर दाखिल होता है, तो लिविंग बॉडी का जो डीएनए उस पर जाके ये चढ़ जाता है, उस पर लग जाता है, अटैच हो जाता है, और जैसे ही अटैच होता है तो ये जितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसके ऊपर जारी कर देता है। सही ना। जिस बॉडी के अंदर वायरस का आरएनए या डीएनए दाखिल होगा वो होस्ट कहलाता है उसका। ठीक है। तो जैसे ही ये वायरस का डीएनए अंदर एंटर होता है तो इसको चूंकि एक लिविंग सेल मिल चुका है, ठीक है ना, अब लिविंग सेल इसको मिल चुका है तो वहाँ पर जाके इसका डीएनए लिविंग यानी होस्ट के डीएनए से मिल जाएगा, और वहाँ जाके ये जो है अपनी डुप्लीकेशन करना शुरू कर देगा, यानी कि अपनी जो है डीएनए की और कॉपीज़ बनाना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से वो पूरा डीएनए जो वायरस का होता है पूरी बॉडी में फैल जाता है, इंसान बीमारी का शिकार हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास वायरस किस तौर पर काउंट किया जाएगा? लिविंग थिंग के तौर पर काउंट किया जाएगा, कि इसको लिविंग बनने के लिए या लिविंग कंसीडर करने के लिए किसी भी लिविंग होस्ट का साथ या उसके अंदर दाखिल होना ज़रूरी है। और जब ये लिविंग बॉडी के अंदर नहीं होता, लिविंग बॉडी जो है प्लांट्स की भी हो सकती है, एनिमल्स की भी हो सकती है, लेकिन जब हमारे पास ये लिविंग बॉडी में नहीं होता तो ज़ाहिर इसका डीएनए या आरएनए अपना मैकेनिज्म जो है वो नहीं कर सकता, अपने आप को डुप्लीकेट नहीं कर सकता। जो जब वो डुप्लीकेट नहीं करेगा, लिविंग बॉडी से बाहर रहेगा, तो उस सूरत में ये हमारे पास क्या कंसिडर होगा? नॉन लिविंग कंसिडर होगा। समझ आ गई है। तो आमतौर पर हम वायरस की दो टाइप्स का यहाँ पर जिक्र करते होते हैं, एक हमारे पास है प्रियॉन्स और दूसरा हमारे पास है वायरॉइड्स। वैसे तो इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन बुक्स के अंदर आमतौर पर हम जो है इन्हीं चीज़ों के बारे में करते हैं। अब ये हमारे पास जो प्रियॉन्स होता है ना, इसमें सिर्फ कोट होता है और इसमें कोर मौजूद नहीं होता, और जो वायरॉइड होता है इसमें कोट नहीं होता और इसमें इसका कोर होता है। क्या मतलब कि इसमें डीएनए नहीं होता या आरएनए नहीं होता, लेकिन इसके अंदर आरएनए या डीएनए होता है। ये अपने जहन के अंदर फ़र्क रखना। बेटा समझ आ गई सबको मेरी बात की कि किस तरीके से हमारे पास वायरस जो है वो लिविंग एंड नॉन लिविंग के तौर पर जो है वो कंसिडर होता है, कब लिविंग कहलाता है और कब वो नॉन लिविंग कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सेल वॉल के हवाले से।
सेल वॉल। अब सेल वॉल हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के अंदर और प्लांट लाइक जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो सेल वॉल है ये सिर्फ किस में पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर एंड प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स। वो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास प्रोकैरियोट्स भी आते हैं, प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स में भी आते हैं, जैसे आपका क्लेमेडोमोनास है, यूग्लिना है, ETC। ठीक है, ये हमारे पास प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। तमाम पौधे चाहे वो वेस्कुलर हैं चाहे वो नॉन वेस्कुलर हैं, और प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म चाहे वो प्रोकैरियोट्स हैं चाहे वो यूकैरियोट्स हैं, इन तमाम के अंदर जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। अब जो सेल वॉल है इसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो प्लांट सेल को सपोर्ट करना, स्ट्रेंथ देना, शेप देना, ETC, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, सब तो यहां तक समझ आई। अब जो हमारे पास सेल वॉल है ना, ये हमारे पास है, यहां मैं दो चीजें बयान करूंगा क्योंकि इसके बारे में मुख्तलिफ तरह के हाइपोथेसिस आते हैं। फर्स्ट में यही यहां पे बात ये करता हूं कि सेल वॉल हमारे पास 3 टाइप्स की है। एक हमारे पास कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल, नंबर 2 मिडल लामेला, एंड नंबर 3 सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, आमतौर पर आपने अभी तक यही बात सुनी होगी कि हमारे पास सेल वॉल जो है वो 2 टाइप्स की है, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी पूरी वजाहत करूँगा ये कैसे क्यों क्या है। अब मैंने जैसे बताया कि सेल वॉल हमारे पास 3 टाइप्स की है, प्राइमरी सेल वॉल, मिडल लामेला और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब जब हम बीज को ज़मीन में बोते हैं, ये कि हमारे पास सीड है और इसकी जर्मिनेशन होती है और इसमें से जो है इब्तदाई तना निकलता है, प्राइमरी स्टेम और प्राइमरी रूट निकलती है। जो प्राइमरी स्टेम हमारे पास होता है ना, प्राइमरी जो सबसे पहला स्टेम निकलता है, प्राइमरी स्टेम, उस प्राइमरी स्टेम को हम बोलते हैं प्लूम्यूल। ठीक है, और जो सबसे पहले जड़ निकलती है जिसे मैंने प्राइमरी रूट का नेम दिया है, उसे हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, सबसे पहले जो स्टेम निकलता है बीज जैसे जर्मिनेट करता है, तो हमारे पास जो प्राइमरी स्टेम निकलता है उसको हम प्लूम्यूल कहते हैं, और जो प्राइमरी रूट निकलती है उसे हम रेडिकल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे ही हमारे पास स्टेम निकलता है, रेडिकल निकलता है, तो जाहिर है कि इसमें सेल मेम्ब्रेन पहले ही बनी होती है, उसके बाद उसके ऊपर आती है सेल वॉल। अब सेल वॉल हमारे पास सबसे पहले जो बनती है वो हाइपोथेसिस दे दिया जाता है कि सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है वो मिडल लमेला बनती है। अब जो मिडल लमेला, क्योंकि हर प्लांट के हर सेल के गिर सेल वॉल मौजूद है, प्राइमरी भी होती है, उसमें मिडल लमेला भी होती है, सेकेंडरी भी होती है, लेकिन सबसे पहले जब बीज जर्मिनेट करता है उसमें सबसे पहले जो सेल वॉल बनती है वो सेल वॉल हमारे पास कहलाती है मिडल लमेला। जो मिडल लमेला होता है ना, वो हमारे पास क्रिस क्रॉस फॉर्म में होती है, यानी इस तरीके से, ऐसे ही हमारे पास सेल वॉल होती है। इसे मैं अगर फेक सेल वॉल कहूँ तो भी सही है, अगर मैं ट्रू सेल वॉल कहूँ ये भी सही है, लेकिन जो हमारे पास सबसे पहले सेल वॉल बनती है वो हमारे पास मिडल लमेला होती है, और मिडल लमेला जो है ये आगे प्रोड्यूस करती है प्राइमरी सेल वॉल को, और प्राइमरी सेल वॉल से आगे प्रोड्यूस होती है सेकेंडरी सेल वॉल। इस वजह से मिडल लमेला जो है प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल्स के दरमियान में मौजूद होता है। ठीक है,
समझ आ रही है कि ये जो मिडल लैमेला सबसे पहले बनता है, तो ये सबसे आउटर लेयर पहले बनाती है, यानी सबसे पहले जो वॉल बनती है वो वॉल हमारे पास क्या कहलाएगी, प्राइमरी सेल वॉल। और आमतौर पर हम यही बात पढ़ते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल के बाहर की तरफ जो वॉल होती है वो स्कैंडी, लेकिन हकीकत बात ये है कि जो स्कैंडी सेल वॉल होती है वो असल में प्राइमरी सेल वॉल के सेल्स जो है वो एक्स्ट्रा जब ग्रो करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारे सेल जो है ऐसे होते हैं कि जो बाहर की तरफ निकलकर डेड हो जाते हैं, ठीक है ना। ये जो मैं ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, तो ये जो स्कैंडी सेल वॉल होती है वो प्राइमरी सेल वॉल से ही ओरिजिनेट होती है, लेकिन वो सेल जो ओरिजिनेट होते हैं, पैदा होते हैं, वो डेड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, और सख्त होने पर जो स्कैंडी सेल वॉल के बाहर की तरफ हमारे पास सेल की एक लेयर बनती है, वो सेल की लेयर हमारे पास बनाती है स्कैंडी सेल वॉल। और बेटा समझ आ रही है ना सबको मेरी बात की? ये हमारे पास इसके बारे में कॉन्सेप्ट है। इस वजह से जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम दो ही वॉल्स की बात करते हैं, प्राइमरी और मिडल लैमेला। और स्कैंडी सेल वॉल की फिर जो मैंने अभी कॉन्सेप्ट तुम लोगों को दिया है कि स्कैंडी सेल वॉल जो है वो किसकी एक्सटेंशन होती है, प्राइमरी सेल वॉल की। प्राइमरी सेल वॉल जो है आप उसके जो सेल्स होते हैं वो मजीद ग्रो करते हैं, और ग्रो होने पर वो हमारे पास थिकन हो जाते हैं और डेड हो जाते हैं, और डेड होने के बाद वो हमारे पास कौन सी वॉल बनाते हैं, स्कैंडी सेल वॉल। ये पौधे जो बड़े बड़े आप देखते हो उसमें बाहर की तरफ तुम लोगों ने बार्क वाला पोर्शन देखा होगा, जिसे छाल भी बोलते हो, ठीक है ना, कॉर्क कैम्बियम भी बोल सकते हो। तो वो सारी की सारी हमारे पास क्या होती हैं, स्कैंडी सेल वॉल होती है। अब ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, इसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन इसमें जो मेन केमिकल होता है वो सेलुलोज होता है। और सेलुलोज हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स में है, जिसकी तीसरी टाइप इसकी है पॉलीसेकेराइड। इस वजह से आपने देखा होगा जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, इसके अंदर 100 to 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। समझ आ रही मेरी बात की? कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि 100 to 1000 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइन हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं या पॉली कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो सेलुलोज हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होता है। इसके अलावा इसमें हमारे पास पैक्टन भी होता है। पैक्टन वो मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स के ज्वाइन करने से बनता है। हेमिसेलुलोज भी होता है। समझ आ गई? प्राइमरी सेल वॉल के अंदर इस वजह से जो सेलुलोज होता है ये हमारे पास एक नरमो नाजुक सा मैटर होता है, ठीक है ना, नरम होता है। इसलिए जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो सख्त नहीं होती, इंतहाई नरम होती है। अब छाल को काट के जब अंदर की तरफ जाओगे तो अंदर वो गूदा सा होता है, वो सारे का सारा गूदा हमारे पास उसमें क्या होती है, प्राइमरी सेल वॉल होती है। अब जो स्कैंडी सेल वॉल होती है, जैसे मैंने बताया कि स्कैंडी सेल वॉल थिकन्ड हो जाती है और डेड हो जाती है। इसमें भी बहुत सारे केमिकल हैं, लेकिन इसमें जो मेन केमिकल हमारे पास होता है वो होता है लिग्निन। क्या होता है? लिग्निन। अब लिग्निन हमारे पास एक ऐसा केमिकल है, जब प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ग्रोथ करती है, उसके सेल बहुत सारे डेड होते हैं तो उसमें लिग्निन पैदा होता है। वो लिग्निन जो होता है जैसे जैसे ज़्यादा मिकदार में पैदा हो जाता है वो सेल डेड होते जाते हैं और सख्त होते जाते हैं, ठीक है, सख्त होते जाते हैं। तो अब हमारे पास ये इसके डेड होने की सबसे मेन वजह क्या होगी? लिग्निन, जिसकी वजह से पौधे के अंदर सख्ती आती है, उसकी शेप मिलती है, ठीक है ना। सेल वॉल का ओवरऑल जैसे मैंने काम आपको बता दिया है। अब जो हमारे पास पौधे होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि सेल वॉल आपके वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर और नॉन वेस्कुलर प्लांट दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। अब वेस्कुलर प्लांट्स और नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में फ़र्क क्या है? ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर जो है वो वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद होते हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं, और जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यूज मौजूद नहीं होते वो हमारे पास नॉन वेस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं। और वेस्कुलर टिश्यूज हमारे पास 2 टाइप्स के हैं। ये वेस्कुलर मंडल बोल सकते हो, वेस्कुलर टिश्यूज, वास्कुलर भी बोल सकते हो। एक हमारे पास कहलाता है जाइलम और दूसरा हमारे पास कहलाता है फ्लोएम, ठीक है। अब जाइलम हमारे पास वो वेस्कुलर टिश्यूज है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सेप हमारे पास है मिक्सचर ऑफ वाटर
प्लस साल्ट्स फ्रॉम ग्राउंड टू लीव्स। ये इनका काम क्या होता है कि ज़मीन से पानी और उसमें मौजूद जो साल्ट्स होते हैं, आयंस, मेटल आयंस होते हैं, उन सब के मजमूए को सैप बोलते हैं। ये सेप को लेते हैं ग्राउंड से, यानी ज़मीन से पत्तों तक लेके जाते हैं। और फ्लोएम का काम क्या है? द वर्क ऑफ फ्लोएम is transportation of glucose which is prepared during the photosynthesis process from leaves to other parts of plants. That function is of phloem. ठीक है? अब आगे जाइलम टिश्यू भी दो टाइप के हैं, फ्लोएम टिश्यू भी दो टाइप के, बड़ी लंबी चौड़ी गुफ्तगू चली जाएगी। अब ये बात ध्यान में रखना, जो फ्लोएम हमारे पास होते हैं ना, इसमें आमतौर पर स्कैंडी सेल वॉल, क्योंकि मैंने पहले बताया कि प्लांट के हर सेल के गिर्द जो सेल वॉल है, यानी प्राइमरी, स्कैंडी और मिडल लमेला तीनों मौजूद हैं। अब जो फ्लोएम होता है इसमें आमतौर पर इसके गिर्द स्कैंडी सेल वॉल नहीं होती, ठीक है ना, इसमें ज़्यादातर जो है प्राइमरी सेल वॉल होती है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे हमारे पास हैं कि ऐसे जो जाइलम है इसके गिर्द भी ज़्यादा स्कैंडी वॉल नहीं होती। बस चंद एक प्लांट ऐसे होते हैं कि जिनमें जो जाइलम टिश्यूज होते हैं उसके गिर्द कौन सी वॉल पाई जाती है? प्राइमरी के अलावा स्कैंडी सेल वॉल भी मौजूद होती है। ये सिर्फ चंद एक प्लांट्स हैं जिनके जाइलम जो टिश्यूज है उसके गिर्द क्या पाई जाती है? स्कैंडी सेल वॉल पाई जाती है। बड़ा समझ आ गई मेरी बात की? अब जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि जो पौधे होते हैं उनके हर सेल के गिर्द प्राइमरी स्कैंडी वॉल पाई जाती है। अब जब स्कैंडी वॉल होगी ना तो वो सेल जो पौधे का होगा वो सख्त हो जाएगा, उसमें से पानी आसानी से दाखिल पौधे के अंदर नहीं हो सकता, क्योंकि स्कैंडी सेल वॉल जो है इसके अंदर कोई पोर, इसमें इतनी ये सख्त होती है कि कोई भी चीज़ इसमें से आसानी से ना बाहर आ सकती है ना अंदर आ सकती है। इसलिए कुदरत ने इसका इंतजाम किया है कि जो स्कैंडी सेल वॉल होती है ना, कुदरत ने उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पोर्स रखे हुए हैं ताकि पानी जब ज़मीन से एब्जॉर्ब हो तो उस स्कैंडी सेल वॉल से आसानी से गुजर कर जो है तुम्हारे जाइलम सेल्स के अंदर दाखिल हो सके। और उन पोर्स को जो कि हमारे पास स्कैंडी सेल वॉल, जैसे मैंने अभी बताया कि जाइलम सेल्स बहुत सारे पौधों के अंदर ऐसे हैं कि उनके अंदर स्कैंडी सेल वॉल, तो पानी उनमें चढ़ नहीं सकता स्कैंडी वॉल होने की मौजूदगी की वजह से। लेकिन स्कैंडी वॉल के अंदर कुदरत ने ये छोटे छोटे पोर्स रखे हैं। इन पोर्स को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, क्या बोला जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। ये वो वाले पोर्स हैं कि जिनके जरिए पानी जो है वो जाइलम टिश्यूज में दाखिल होता है। अब हमारे पास पौधों के अंदर पानी दाखिल होने का भी तरीकाकार है और इसके रास्ते तीन हैं। ये बड़ी लंबी चौड़ी इसकी भी आगे वजाहत है। तीन तरीकों से पानी जाइलम टिश्यूज में दाखिल होता है। ओवरऑल हमारे पास ये सारों के अंदर प्लाज्मोडेस्माटा मौजूद है और इन प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए पानी जो है वो पौधे के जाइलम सेल के अंदर चढ़ते हैं। ये सारे स्कैंडी सेल वॉल के अंदर मौजूद होते हैं। समझ आ गई बेटा? अब हमारे पास जैसे मैंने बताया कि यूकैरियोट्स के अंदर परोकर दोनों में पाया जाता है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट्स हैं। अब हमारे पास फंजाई भी सेल वॉल रखती है, लेकिन फंजाई की सेल वॉल के अंदर ना सेलुलोज होता है, ना हेमिसेलुलर, ना पैक्टिन होता है और ना ही उसके अंदर हमारे पास लिग्निन होता है। बल्कि जो फंजाई होती है उसके सेल वॉल के अंदर हमारे पास एक और केमिकल होता है, काइटिन। क्या होता है? काइटिन मौजूद होता है। और काइटिन जो है वो सेलुलोज की निस्बत ज़्यादा थिक भी होता है और इस ज़्यादा रिजिड भी होता है, क्योंकि सेलुलोज जो है वो रिजिड केमिकल नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सा है। लेकिन फंजाई की सेल वॉल जो है वो पौधों की सेल वॉल से थोड़ी सख्त होती है। इस वजह से आप फंजाई को अगर तोड़ते हो तो वो टूटने में थोड़ा उसमें जो है फ़ौरन टूट जाती है, लेकिन वो जल्दी टूटती नहीं है। जैसे आप पौधे की सेल मतलब निकालो गूदे, उसको कूटो तो वो फ़ौरन टूट जाता है। लेकिन फंजाई की अगर आप कूटोगे तो उसको थोड़ा टाइम लगता है पूरा मैश होने में। तो इस वजह से ये किसकी वजह से होती है? काइटिन की वजह से। काइटिन जो है वो एक इलास्टिक और एक रिजिड केमिकल है, और जिसकी वजह से फंजाई की सेल वॉल थोड़ी थिकंड होती है। इस तरीके से हमारे पास मैंने बताया था प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है। लेकिन प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें सेलुलोज नहीं होता, बल्कि एक और कंपाउंड जिसको हम याद करते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन के नाम से। ये पेप्टाइडोग्लाइकेन दो चीज़ों का पॉलीमर है, पॉलीमर ऑफ शुगर एंड अमाइनो एसिड। ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनकी सेल वॉल के अंदर क्या पाया जाता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन है, जो हमारे पास पॉलीमर ऑफ शुगर और अमाइनो एसिड है। तो ये बेटा हमारे पास सेल वॉल के बारे में कुछ बातें थी।